नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में। राजनाथ की हुंकार की हम बात करेंगे। रक्षा मंत्री व लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। राजनाथ सिंह अपने समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट पर वह 2014 और 2019 में भारी मतों से जीत हासिल कर चुके हैं। उन्हें लगातार तीसरी बार लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। नामांकन के मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, नामांकन के लिए राजनाथ सिंह का रोड शो लखनऊ के भाजपा कार्यालय से शुरू हुआ और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। तीसरी बार उनकी जीत के प्रति भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तमाम जो नेता थे वो आश्वस्त नजर आ रहे। राजनाथ सिंह के साथ ही मोहनलालगंज सीट से प्रत्याशी कौशल किशोर ने भी आज नामांकन हालांकि दाखिल किया है। तो राजनाथ सिंह लगातार तीसरी बार लखनऊ से उन्होंने दावा ठोंका है और लखनऊ से तीसरी बार भारी बहुमत से जीत की उम्मीद जताई जा रही है। और पूरी तरीके से एक तरफ कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वहीं राजनाथ सिंह भी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आए। लखनऊ सीट की अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। राजनाथ सिंह से पहले इस सीट पर कई दिग्गज इस सीट से चुने जा चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इसी सीट से चुने जाते रहे हैं। उसके बाद लालजी टंडन इस सीट से चुने गए हैं और अब 2014-2019 में 2 बार लगातार राजनाथ सिंह इस सीट से चुने गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे अपने संवाददाता संदीप मिश्रा के पास। लखनऊ से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, राजनाथ ने आज नामांकन दाखिल किया है। भारी जोश खरोश कार्यकर्ताओं के साथ सभी नेताओं में देखने को मिल रहा था। योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी और तमाम बड़े नेता इस नामांकन में शामिल हुए। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ सीट बीजेपी के लिए बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इस बार की बात करें 2024 में तो कोई चुनौती देता नजर आ रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम लखनऊ सीट की बात करते हैं तो हमेशा से बीजेपी का गढ़ रही है। और यहाँ की अगर हम बात करें इस सीट से लगभग 5 बार यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सीट को निकाला है। इसके साथ ही तीसरी बार होगा कि जब जो है अगर राजनाथ सिंह इस बार अगर जीतते हैं तो वो जीत करके सीट हासिल करते नजर आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि काफी करीबी रोमांचक होगा, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ एक बहुत बड़ा गढ़ है और लखनऊ गढ़ को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। आज जिस तरीके से रोड शो देखने को मिला, पुष्कर सिंह धामी इस रोड शो में थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो में शामिल रहे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम वो इस रोड शो में शामिल रहे। तो ये माना जा रहा है जिस तरीके से रोचक रहा है सीट रही है और इस सीट को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास किया है और इसी कड़ी को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यह हमेशा गढ़ रहा है लखनऊ, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लखनऊ फतह करने की भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, वो रणनीति है, वो बनती हुई नजर आ रही है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। निश्चित रूप से संदीप, अगर राजनाथ की बात करें, राजनाथ का अगर कद की अगर बात करें, राजनाथ का कद दूसरे नंबर का कद माना जाता है। हालांकि उनके अगर मंत्रालय की बात की जाए, मंत्रालय भले ही तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे आता हो, लेकिन अगर उनकी कद की भाजपा में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के बाद राजनाथ का कद माना जाता है। ऐसे में तीसरी बार और भारी बहुमत से चुनकर अगर वो जाते हैं तो केंद्र में एक बार फिर से उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से राजनाथ सिंह की अगर हम बात करते हैं और काफी लोकप्रिय नेताओं में से माने जाते हैं और लखनऊ में बड़ा प्यार है उनका, लखनऊ की जनता बड़ा उन्हें प्यार करती है, क्योंकि ये माना जाता है कि लखनऊ में रह करके राजनाथ सिंह काफी लोगों करीबी रहे हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सभी के साथ रह करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है ऐसे नेताओं को भी आगे बढ़ाया है, इसके साथ ही साथ में लखनऊ की सीट ये जो काफी
महत्वपूर्ण भी है। और इन सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो परिश्रम कर रही है, जो मेहनत कर रही है, उसी का नतीजा है कि कई सालों से ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे पे रही है। आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि संदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भारी संख्या में समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता इस नामांकन में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ ही उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता और तमाम कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। अब बात करेंगे स्मृति ने दिखाई ताकत। केंद्रीय मंत्री व भाजपा उम्मीदवार स्मृति जुबिन ईरानी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अमेठी लोकसभा सीट पर सोमवार को नामांकन दाखिल किया है। वो तीसरी बार इस सीट पर प्रत्याशी बनाई गई हैं। 2019 में गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मात दी थी। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी सीट पर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। नामांकन से पहले भाजपा प्रत्याशी ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन भी किया है और जीत के लिए दावेदारी की है। रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी नजर आए। अगर कांग्रेस अमेठी सीट पर गांधी परिवार के किसी व्यक्ति, किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाती है तो मुकाबला अमेठी में काफी रोचक हो सकता है। नामांकन की अंतिम तारीख 3 मई है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। 20 मई को यहां मतदान होना है। कांग्रेस जल्द ही इस सीट पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। लेकिन आज स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल किया है। अब देखने वाली ये बात रहेगी कि कांग्रेस की तरफ से यहां उम्मीदवार कौन हो सकता है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम बैठकों में ये उम्मीद जताई जाती है कि कांग्रेस इस सीट पर दावेदार अपना उतारेगी। लेकिन अगर स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए तो 5 साल स्मृति ईरानी पूरे 5 साल अपने संसदीय क्षेत्र में रही हैं। लोगों से वो हर छोटे बड़े कार्यक्रम में स्मृति ईरानी लोगों के यहां पहुंचती रही हैं, लोगों से कनेक्ट हुई हैं और लोगों के बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। केंद्र और राज्य की योजनाएं भी लोगों तक पहुंचाने में लोगों की मदद की है, इसलिए वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। अब बात करेंगे भाजपा के हिडन एजेंडे की। यूपी में लोकसभा चुनाव में सपा को मात देने के लिए भाजपा का हिडन एजेंडा भाजपा साध रही है। भाजपा ने शीर्ष नेताओं के साथ ही हर वर्ग के नुमाइंदे को मैदान में उतार दिया है। यूपी की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा इस बार के चुनाव में एक हिडन एजेंडे को साधने में जुटी हुई है। यह एजेंडा है सैफई परिवार को उनके गढ़ में मात देने का। भाजपा ने जिस तरीके से व्यूह रचना तैयार की है उसे सपा के सामने बड़ी चुनौती पेश आ सकती है। दरअसल भाजपा की इस योजना के पीछे 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम हैं, जिसमें सैफई परिवार के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली 5 सीटों में से 3 पर भाजपा ने सपा के तिलिस्म को तोड़ते हुए इन सीटों पर कब्जा जमा लिया था। मुलायम सिंह अपनी परंपरागत सीट मैनपुरी से तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव मैदान में थे। उनके अलावा डिंपल यादव कन्नौज से तो अक्षय यादव फिरोजाबाद और धर्मेंद्र यादव बदायूं से प्रत्याशी थे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी सिर्फ पिता पुत्र यानी कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ही अपनी सीट बचा पाए थे। अब माना जा रहा है कि इसी व्यू रचना के तहत पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सपा के गढ़ में उतारकर संदेश देने की कोशिश की है। इसके तहत ही मैनपुरी सीट पर भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में मोहन यादव को बुलाया गया था और मोहन यादव ने बड़े आत्मविश्वास के साथ यहां लोगों से वो मिले और कनेक्ट हुए। अब देखा जा रहा है कि क्या मोहन यादव बेल्ट में इस मोहन यादव का असर देखने को मिलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, अगर बात करें हिडन एजेंडे की भाजपा के, तो भाजपा उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी चुनौती मानती है तो समाजवादी पार्टी को मानती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है उस गढ़ को ढहाने के लिए भाजपा तमाम जो वो तरीके हैं
वो अपना रही है। इसी के तहत मोहन यादव को उतारा गया है और तमाम ऐसे जो नुमाइंदे हैं जो सपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको मैदान में उतार दिया गया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो रणनीति तैयार की थी, उन रणनीति का हिस्सा भी एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाए जाने वाले मोहन यादव भी थे। मोहन यादव को इसलिए शपथ दिलाई गई थी, मुख्यमंत्री बनाया गया था ताकि उत्तर प्रदेश में उनसे चुनाव प्रचार कराया जा सके। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने और भी कई रणनीति की थी, जिसमें उनका एक हिडन एजेंडा ही कह सकते हैं, तो कहा जा सकता है कि मायावती के साथ भी उनका एक अंदरूनी अच्छा रणनीतिक तालमेल है कि जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को उतारा जाता है और वहां पर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी से उतरवाया जा सकता है कि जहां पर वो समाजवादी पार्टी के वोट को काट सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी खुद पीछे रह के एक हिडन एजेंडे के तौर पर देखा जाए तो मायावती से भी वहां पर कैंडिडेट उतरवाती हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है और उन्होंने कोई ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो दूसरे जातीय समीकरण को संतुलित करता है, तो वहां पर क्या है कि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के तरफ से वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया जाता है ताकि सीधे मुस्लिम वोट पर मायावती एक कटुआ कैंडिडेट के तौर पर लगाएं, ताकि वोट को काटकर समाजवादी पार्टी को जितना नुकसान पहुंचा सकती पहुंचाएं, उससे भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आप देखें कि जो यादव बाहुल्य की सीटें हैं, उन यादव बाहुल्य की सीटों पर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनाव प्रचार के लिए उतारा जा रहा है। आजमगढ़ जहां अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर मोहन यादव दौरा कर चुके हैं। दूसरी और ऐसी सीटें हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है कि जहां पर यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर भी मोहन यादव से चुनाव प्रचार कराया जाए। इसके अलावा एक और आपको कैंडिडेट या एक और पार्टी देखी जा सकती, ओवैसी को भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम लगातार विपक्ष कहता रहा है, और उसी तरह से ओवैसी भी अपनी पार्टी एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट उतारते थे वो भी उतारे, उन्होंने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम कैंडिडेट उतार देते थे। इससे क्या होता था कि जो समाजवादी पार्टी को वोट मिलता था या कांग्रेस को जो वोट मिलने की उम्मीद रहती थी, वो वोट वहां पर ओवैसी की पार्टी, ओवैसी का कैंडिडेट वहां पर काटने में कामयाब रहता था। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप बिहार विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं, जहां पर बहुत ऐसी सीटें थी जहां आरजेडी के कैंडिडेट सिर्फ 2000, 3000, 4000 वोटों से इसलिए हार गए थे कि वहां पर ओवैसी के जो मुस्लिम कैंडिडेट थे उन्होंने बहुत बड़े वोट काटा था उन्होंने। तो इस तरह से देखा जाए तो वो सारे समीकरण भारतीय जनता पार्टी के एक हिडन एजेंडे के तौर पर रणनीति का हिस्सा बनाया गया, जिससे चुनाव प्रचार में उस रणनीति का इस्तेमाल किया जाए। और काफी हद तक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति में कामयाब होती भी नजर आ रही है, क्योंकि जो कैंडिडेट जातीय समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट उतारे जाते हैं, वहां पर किस जाति का कैंडिडेट या किस जाति का दूसरी पार्टी ओवैसी से हो, बसपा से हो, कैंडिडेट को उतरवाया जाए, वहां पर वो सपा का वोट काट सके, या कांग्रेस के कैंडिडेट गठबंधन में उतारा गया है तो उसका वोट काट सके। तो इस तरह के समीकरण फिट करके भारतीय जनता पार्टी एक हिडन रणनीति कहा जा सकता है, चुनावी रणनीति कहा जा सकता है। निश्चित रूप से अखिलेश जी, आपने बहुत शानदार तरीके से विश्लेषण किया है कि भाजपा का आखिर हिडन एजेंडा क्या है। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मोहन यादव समेत तमाम ऐसे लोगों को उतारा गया है जो भाजपा की ये हिडन एजेंडे में फिट बैठते हैं, जो भाजपा को अखिलेश के गढ़ में फायदा पहुंचा सकते हैं। अब बात करेंगे एक्सीडेंटल हिंदू की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी ही नहीं है, वो इस प्रकार का अनर्गल बयान, अनर्गल टिप्पणी करेंगे। जिन लोगों ने अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत की एक समृद्धि परंपरा रही है। मुझे आश्चर्य है कि इस बात का आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी बोलते समय उन राजाओं के योगदान को क्यों भूल गए जिन्होंने भारत को बनाने में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जिन लोगों ने अत्याचार की सभी सीमाओं को लांघ डाला था। राहुल गांधी को इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। तो राहुल गांधी पर साफ तौर पर हमलावर हुए हैं योगी आदित्यनाथ।
राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं, जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है, वे इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां करेंगे ही। खासतौर पर जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है और भारत को भारत बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं, जनता जनार्दन और समाज के प्रत्येक तबके का अपने अपने क्षेत्र में सबका योगदान रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि राहुल जी बोलते समय क्यों उन राजाओं के योगदान को भूल गए जिन लोगों ने भारत को भारत बनाने में योगदान दिया। अब बात करेंगे पीएम को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भगवान और धार्मिक स्थान के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के प्रतिबंध की मांग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोंधले का आरोप था कि पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका कई कारणों से पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का मानना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, लेकिन हमारे लिए चुनाव आयोग को किसी शिकायत पर कोई विशेष नजरिया अपनाने का निर्देश देना सही नहीं है। चुनाव आयोग जोंधले की शिकायत पर कानून के मुताबिक एक्शन लेगा। तो साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग के काम में हम दखल नहीं दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी कि उनको 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो पीएम को इस बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के काम में हम दखल नहीं दे सकते। अब हम बात करेंगे इंदौर में खेला। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर अक्षय बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ सेल्फी शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल का दिन आखिरी दिन था। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती, तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई को होगा और मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। तो सूरत के बाद अब इंदौर में कांग्रेस के साथ खेला हुआ है और सूरत में जिस तरीके से बीजेपी का एक उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया, वैसे ही स्थिति अब इंदौर में बन गई है। इंदौर में कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सूरत की कहानी इंदौर में भी दोहराई जाती है, क्योंकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो भाजपा में शामिल हो चुका है। अब बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।